हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल में एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। तो चलिए आज की अपनी कहानी पर चलते हैं। एक और नई क्राइम स्टोरी, एक और नई रियल स्टोरी। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं क्राइम से जुड़ी नई नई कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ। तो आज की कहानी भारत की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली की कहानी है किन्नर, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ साल पहले थर्ड जेंडर का दर्जा दिया था इन्हीं किन्नरों को। बाकायदा ये बड़ी जीत थी किन्नरों के लिए। इसी किन्नर से जुड़ी क्राइम दिल्ली में, और ये बड़ी सनसनीखेज कहानी है। एक कत्ल है, एक करोड़पति किन्नर का कत्ल। और उस कत्ल के लिए जब सुपारी दिया गया तब मांगा उसने 1 करोड़ रुपए। सोचिए, एक किन्नर के कत्ल के लिए 1 करोड़ मांगा। फिर बाद में मांडवाली हुई, बात हुई, सौदा हुआ और 55 लाख में सौदा तय हुआ। ये कहानी क्या है, ये किन्नर करोड़पति कौन थी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसे क्यों मारा गया। पहले किन्नरों की जिंदगी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे आपको ये कहानी समझने में आसानी होगी। हमारे देश में करीब इस वक्त 6 से 7 लाख किन्नर हैं। 6 से 7 लाख की आबादी है इन किन्नरों की, जिसमें से पहले नंबर पर यूपी है और फिर बंगाल दूसरे नंबर पर, और उसके बाद और जगह आती हैं, दिल्ली, मुंबई, बाकी और जगहें। लेकिन कुल मिलाकर इनकी जो आबादी है वो 6 से 7 लाख ही है। फिर 2016-17 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया, और इसके बाद इनको भी सरकार की तरफ से मदद मिली, इनको भी हक मिला, इनको भी हक मिलना चाहिए। लेकिन किन्नरों की अपनी खुद की ज़िंदगी एक रहस्यमयी रही है शुरू से ही। एक तो ये कि 6-7 लाख आबादी है, तो इनकी आबादी इतनी बढ़ क्यों रही है। पहले 50,000, फिर 75,000, अब 1 लाख और अब 6 लाख। तो इनकी आबादी बढ़ कैसे रही है, क्योंकि किन्नर तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो जब स्टडी हुई इस चीज़ पर, इस बात पर, तो एक चीज़ निकल कर आती है, वो ये कि जो बच्चा, जो बच्ची जिसमें इस तरह के गुण होते हैं थर्ड जेंडर वाले, तो ये लोग उसे अपनी बातों में लेते हैं, उसे बहला फुसला कर धोखे से अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, किडनैप कर कर, जो कि कानूनन अपराध है। और दूसरा ये कि जब कोई लड़का लड़की इस तरह के गुण के साथ पैदा होता है, बड़ा होता है, तो फिर समाज में भी उसे इज्जत नहीं मिलती इतनी। लोग इन्हें देखकर तरह तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारे अंदर दोनों हैं, लड़का लड़की, तुम बीच वाले हो। और इन चीज़ों से जब वो परेशान हो जाता है तो फिर वो खुद अपनी मर्जी से किन्नर समाज का हिस्सा बन जाता है, अपने समाज को, अपने घर को छोड़कर। फिर किन्नर समाज इन्हें अपने साथ रखता है, और जो भी इनकी रीति रिवाज होते हैं वो सब वो करते हैं। सारे रीति रिवाज पूजा पाठ के बाद फिर उस शख्स को किन्नर बना दिया जाता है पूरी तरह से। एक ये तरीका है। और इन किन्नरों का जो मेन काम है वो है वसूली, वसूली करना और मांगना। और एक अजीब बात ये है कि किन्नर कभी भी किसी गम, दुख, तकलीफ में वसूली नहीं करते, ना पैसे मांगते हैं इनकी पूरी ज़िंदगी में। बल्कि ये कहते हैं कि वो ये मातम, रोना धोना, दुख, परेशानी ये सब करते ही नहीं है। फिर चाहे अकेले में वो भले ही खुद को परेशान क्यों, भले ही खुद परेशान क्यों ना हो, लेकिन जो इनकी सामाजिक ज़िंदगी है उसमें ये किन्नर बस हमेशा खुश, खुश और खुश ही नज़र आते हैं। और इनके पास भी जब ये आएँगे, आपके पास भी जब ये आएँगे, तो केवल आपकी खुशी में ही। फिर चाहे आपने नई गाड़ी ली हो, आपने नया घर लिया हो, आपके घर में किसी बच्चे का, बच्ची का जन्म हुआ हो, शादी हो, तब ये किन्नर आपको नज़र आएँगे और हमेशा आपकी खुशी में आपके पास आएँगे। दुःख, गम, तकलीफ़, मातम, परेशानी, इन सब में किन्नर आपके पास नहीं आएँगे। और ये जो वसूली है, जो ये पैसा है, वो लाखों करोड़ों में होता है। और अब एक नया ट्रेंड भी चल गया है कि सड़कों पे, चौराहों पे, रेड लाइट पे, लाल बत्ती पे जब गाड़ियाँ रुकती हैं तो उनसे पैसे मांगते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब है। पैसे मांगते हैं और बधाई देते हैं, और यही वो कमाई होती है। इस वसूली पैसे के साथ आपके घर दफ्तर की वसूली को मिलाकर यही लाखों करोड़ों की कमाई होती है इनकी। और यही वजह है कि अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग इलाकों में किन्नरों की एक टोली होती है, और हर शहर का किन्नरों का एक गुरु होता है।
बाकायदा इस इलाके का एक गुरु होता है, हर इलाके का एक गुरु होता है। जैसे एक पुलिस स्टेशन का हिसाब किताब होता है कि कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। ठीक वैसे ही इनका भी गुरु, फिर उससे बड़े गुरु, फिर सबसे बड़े गुरु, इस तरह से। और जो गुरु हैं उनकी बात सभी को माननी पड़ती है और कोई भी गुरु की बात टाल नहीं सकता। और इनके बीच बंटवारा जब होता है तो इनको इलाके बांट दिए जाते हैं, शहर मोहल्ले सौंप दिए जाते हैं। इसीलिए इन किन्नरों के इलाके भी बंधे हुए होते हैं और कोई दूसरा किन्नर किसी दूसरे के इलाके में, मोहल्ले में वसूली नहीं कर सकता, पैसे नहीं मांग सकता। और ये ही वसूली करोड़ों में होती है। किन्नरों का, जैसे अभी मैंने बताया कि इन्हें दुख तकलीफ मातम आंसू आहें इनमें कोई देखता नहीं है, सिर्फ खुशी में देखता है। और यही हाल इन्हीं की साथ जब किसी किन्नर की मौत होती है तब भी होता है। खुश इसलिए होते हैं कि चलो कम से कम इसे निजात मिला, और दुआ मांगते हैं कि ऊपर वाला इसे अगले जन्म में किन्नर ना बनाए, चाहे मर्द बनाए या औरत बनाए, किन्नर ना बनाए। और कहते हैं कि हर मौत के बाद बाकायदा उसे चप्पलों से पीटा जाता है। और जब किसी किन्नर की मौत होती है तो रात में ही उसका जनाजा निकलता है, उसकी अर्थी रात में ही निकाली जाती है ताकि किसी बाहरी इंसान की नज़र ना पड़े इसकी अर्थी पर, इस जनाजे पर कोई देख ना ले। क्योंकि इनका मानना है कि अगर इसकी अर्थी या जनाजे को किसी ने देख लिया, उसके अंतिम संस्कार को, अंतिम रस्म को किसी ने देख लिया, तो अगले जन्म में भी वो किन्नर ही पैदा होगा। इसीलिए इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। किन्नर चाहे किसी धर्म का हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, परंपरा इनके यहाँ दफनाने की है, और वो भी बेहद खामोशी से, ताकि कोई देख ना पाए। तो जितनी इनकी जिंदगी रहस्यमयी है उतनी ही इनकी मौत भी रहस्यमयी है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने इनकी अर्थी या जनाजे को या अंतिम यात्रा को देख लिया तो बड़ा उसके लिए सगुन होता है, अच्छा होता है, शुभ होता है। और एक वजह ये भी है कि अगर वो दिल से दुआ दे दें तो सामने वाले को दुआ लग जाती है। और इसीलिए किन्नरों की दुआ, किन्नरों का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। और यही वजह है कि किन्नरों को कोई खाली हाथ अपने घर से वापस नहीं भेजता, उन्हें कुछ ना कुछ देता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि किन्नरों के दिए हुए 1 रुपए का सिक्का अपने पर्स में रखते हैं, जेब में रखते हैं। इससे ये है कि अब उनके पास पैसे ज़्यादा आएंगे। और किन्नरों की दुआएं, जो दुआ होती हैं, वो उनकी बड़ी अहमियत है। और अगर किन्नर ने किसी को दिल से दुआ दे दी, वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। और इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ये भी लोग कहते हैं। वो इसलिए कि इनकी पूरी ज़िंदगी को वो खुद एक बद्दुआ की तरह लेते हैं कि ऊपर वाले ने हमें किन्नर बनाया, और जो अपनी पूरी ज़िंदगी गम में है, तकलीफ़ में है, दुःख में है, तो ऐसे लोगों की बद्दुआ लेना ये बड़ा खतरनाक होता है। ये लोगों की मान्यता है, तो इसीलिए इनकी दुआएं लेने की लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी दुआएं बड़ी सच्ची होती हैं। और इनको वरदान है कि इनकी दी हुई दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। तो ये सारी कहानी किन्नरों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई। तो मैंने बताया आपको कि हर इलाके का एक गुरु, हर गांव का एक गुरु, फिर उनका एक सबसे बड़ा गुरु, इलाके अलग अलग। तो अब इनकी एक कहानी है जो एक क्राइम को जन्म देती है। कहानी दिल्ली की है, सितंबर महीने की है, साल था 2020 का। तो 5 सितंबर 2020 की कहानी। दिल्ली की एक गुरु अनीता जोशी, जो सबसे बड़ी गुरु थी दिल्ली की, अनीता जोशी। तो किन्नर अनीता जोशी ने एक लड़की को गोद लिया। वो लड़की भी किन्नर ही थी। अनीता जोशी ने अपनी उस बेटी का नाम एकता रखा, एकता जोशी। अनीता जोशी दिल्ली की गुरु थी, किन्नरों की। और फिर उनकी एक बेटी एकता जोशी। और अब एकता जोशी धीरे धीरे बड़ी होती है, तो उनकी माँ अनीता जोशी अपने किन्नर समाज में एक ऐलान करती है, सूचना देती है कि दिल्ली की कुर्सी पर मेरे बाद जो गुरु बनेगी वो मेरी बेटी एकता जोशी ही बनेगी, दिल्ली की गुरु। अब इस बात से किन्नर समाज खुश था, क्योंकि गुरु ने जो कह दिया वो कह दिया। पर इन्हीं किन्नरों में से एक टोली ऐसी थी जो गुरु की इस बात से, इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी पर नए गुरु के लिए और भी कई दावेदार थे। और दूसरी चीज थी इसी वसूली की, पैसों की, जो कि करोड़ों में थी। अनीता जोशी दिल्ली की गुरु थी,
तो वो करोड़ों की कोठी में रहती थी दिल्ली में। हालांकि उनके साथ उनकी बेटी एकता और कई और किन्नर भी रहते थे इसी कोठी में, कुछ 6-7 किन्नर साथ में। और दिल्ली में अब जो भी वसूली होती तो उसका सारा हिसाब किताब करने लगी एकता जोशी, क्योंकि अनीता ने एकता को गोद लिया था। वक्त बीतता है और मैंने बताया था अभी आपको कि सभी किन्नरों का इलाका बटा हुआ होता है, जिसका जो इलाका वो वहीं वसूली करेगा, दूसरे के इलाके में नहीं करेगा। लेकिन दिल्ली में किन्नरों की शिकायतें आने लगी अनीता जोशी के पास कि दूसरे गुट हमारे इलाके में आकर, हमारे इलाके में जाकर वसूली कर रहे हैं। जब शिकायतें आती हैं तो फिर गुरु एक मीटिंग करती है, एक मीटिंग बिठाती है, सभी को बुलाती हैं, सभी से कहती हैं इस चीज़ के बारे में, सभी को फैसला बताती हैं, सभी को फैसला अपना सुनाती हैं। फैसला सब मानते हैं, सब ठीक हो जाता है, मीटिंग ख़त्म होती है। फिर समय बीतता है और बाद में समय बीतने के बाद फिर से इसी तरह की शिकायतें दोबारा आने लगती हैं। इस बार दोबारा मीटिंग होती है और फिर से सब ठीक हो जाता है। पर इस फैसले से भी कुछ लोग, कुछ किन्नर संतुष्ट थे और कुछ नहीं। खैर, ये सब होता रहता है, सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक-ठाक चलने लगता है। समय बीतता है कि तभी एक दिन रात को अनीता और एकता जोशी, दोनों माँ-बेटी, मार्केट से शॉपिंग करके वापस अपने घर जाती हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों गाड़ी से उतरती हैं और उनके पास जो गाड़ी थी, वो लग्ज़री गाड़ी थी और जिस कोठी बंगले में ये रहती थीं, उसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए थी। तो अब सोचो कि कितना पैसा होगा, कितना आता होगा पूरी दिल्ली से। खैर, 5 सितंबर को शाम के बाद जब दोनों माँ-बेटी शॉपिंग करके घर के नीचे गाड़ी से उतरकर घर में जाती हैं, तभी 2 लोग स्कूटी पर आते हैं और उन दोनों में से पीछे वाला एक रिवॉल्वर निकालता है और एकता का निशाना लेकर एक के बाद एक करके 4 गोली चलाता है और गोली सिर्फ एकता को मारता है, अनीता को नहीं। एकता गोली लगने के बाद वहीं अपने घर के बाहर, नीचे घर के, वहीं गिर जाती है और उन्हें पकड़ा जाता। तब तक वो अपनी स्कूटी से गोली मारकर फरार हो गए, भाग गए। आनन-फानन में एकता को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, पर डॉक्टर वहाँ एकता जोशी को मृत घोषित कर देते हैं। एकता जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्यारे हाथ नहीं आए उस वक्त। और क्यों किया, किसने किया, इसका किसी को कुछ पता नहीं। खैर, अनीता जोशी की गोद ली हुई बेटी, नाम एकता जोशी, जिसकी 5 सितंबर को शाम के बाद वापस घर लौटने के बाद इन्हीं के घर के नीचे 2 अज्ञात हमलावरों ने एकता पर 4 गोलियां चलाईं और एकता जोशी, किन्नर एकता जोशी की ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। और हमलावरों को कोई पकड़ पाता, पर उससे पहले ही वो दोनों शूटर वहां से अपनी स्कूटी पर बैठकर भाग निकले। अपनी होने वाली गुरु के बारे में इस तरह की खबर सुनने के बाद तमाम किन्नर एकता जोशी के घर इकट्ठा हो गए। तमाम किन्नर समाज के लिए एक बुरी खबर थी ये। खैर, पुलिस बाद में बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है, मामला दर्ज करती है। पर जो तफ्तीश थी पुलिस की, वो बहुत धीमी थी, उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। कातिल तक नहीं पहुंच पाती पुलिस इस तरह से। फिर ये बात तमाम किन्नर समाज को पता लगती है, एकता जोशी को पता चलती है। उसके बाद तमाम किन्नरों ने थाने का घेराव किया, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करी। और जब ये सब हुआ तब कहीं जाकर पुलिस प्रशासन की नींद खुली। तब उन्होंने इस केस की तफ्तीश शुरू से करी और ईमानदारी से करी। उन अज्ञात हमलावरों को ढूंढने के लिए तमाम मुखबिर लगाए गए। पुलिस ने अपने तमाम सोर्सेज से पता लगाया। दिल्ली पुलिस अपनी तमाम कोशिशों में लगी रही एकता जोशी किन्नर की बेटी, सॉरी, अनीता जोशी किन्नर की बेटी के कातिलों को पकड़ने के लिए। इधर किन्नर समाज में भी गुस्सा था इन सब चीज़ों को लेकर। अब पुलिस तफ्तीश करती है, कुछ समझ में नहीं आता, सारी चीज़ें देखती है, फिर भी पुलिस धीरे धीरे जांच करती है, पर कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर पुलिस धीरे धीरे सारे कॉल डिटेल, सीडीआर डिटेल, सब कुछ निकालती है और आपसी झगड़ा, लड़ाई, इन सब चीज़ों से भी पुलिस जांच कर रही है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी दौरान कॉल डिटेल के रिकॉर्ड से पुलिस के सामने एक नाम आता है, मंजूर। और पता चलता है कि ये जो दूसरी किन्नर बिरादरी, जो दूसरी लॉबी है दूसरे गुट की, उसके साथ इसका बहुत मिलना जुलना, उठना बैठना है। पर ये जो मंजूर है वो किन्नर नहीं है, वो एक ठीक ठाक मर्द है। बस
उसकी दूसरी किन्नर टोली से ज़्यादा जान पहचान है और कुछ मुखबिरों से खबर मिलती है कि कहीं ना कहीं इस मर्डर में इस मंजूर का हाथ है। अब पुलिस उस मंजूर के फ़ोन को टैप करती है, उसके कॉल डिटेल्स निकालती है, तो पता चलता है कि कत्ल से 2-4 दिन पहले तक वो कुछ नंबरों पे लगातार बात कर रहा था और जब उन नंबरों को खंगाला गया, उसकी जांच की गई, तो पता चला कि ये नंबर दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट किलर का नंबर है और मंजूर इसी नंबरों पर लगातार बात कर रहा था। अब मंजूर के इस कॉल डिटेल से पता चलता है कि मंजूर लगातार इस सुपारी किलर के कांटेक्ट में था। यही बात सुनकर पुलिस के कान खड़े होते हैं। अब वो मंजूर को उठाते हैं और थाने लाकर उससे ठीक से पूछताछ करते हैं और जब मंजूर से ठीक से पूछताछ होती है तो मंजूर बताता है कि दरअसल जो कत्ल हुआ वो दिल्ली के 1 लाख का इनामी बदमाश और सुपारी किलर गगन पंडित ने कराया है। इसके बाद पूरी कहानी वो बताता है। इसमें हुआ ये कि दिल्ली की गुरु बनने जा रही थी एकता। इस बात से बाकी किन्नर बिरादरी दूसरे इलाके की नाराज, क्योंकि गुरु के दावेदार ज़्यादा थे और भी थे कई। फिर उसकी वसूली और कमाई बहुत ज़्यादा थी इनकी, 10 करोड़ की तो कोठी ही थी। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन चीज़ों से चिढ़कर कुछ किन्नरों ने सोचा कि अगर एकता को रास्ते से हटा दिया जाए तो दिल्ली की गुरु की गद्दी पर बैठना आसान हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। फिर जो किन्नर ये सब सोच रहे थे, उन सब में इसी बात से नाराज होकर अपनी अपनी बातें बताईं। तो जब सब ने अपनी अपनी राय रखी, उसके बाद पहले तो सभी किन्नरों ने अपनी मीटिंग करी ताकि सबकी सोच एक हो, सबकी राय एक हो और इसी के बाद प्लानिंग हुई। मंजूर जो किन्नरों के बीच में हरदम आया जाया करता था, उससे हमदर्दी रखता था, उसके साथ दोस्ती थी, उसी मंजूर का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि मंजूर जिस जिम में जाया करता था, उसी जिम में गगन पंडित भी आया करता था और वहीं उससे दोस्ती हो गई थी मंजूर की गगन पंडित से। और दोस्ती के बाद पता चला कि गगन पंडित एक बदमाश है, एक सुपारी किलर है, पैसे लेकर मर्डर करता है, कॉन्टैक्ट किलर है। तो कुछ किन्नरों ने मंजूर से कांटेक्ट किया, उसे सब बताया। फिर मंजूर ने गगन पंडित से बात करी। गगन पंडित ने जब सारी कहानी सुनी और जब पंडित को इन किन्नरों की कमाई के बारे में पता चला, तो उसने सीधे 1 करोड़ रुपए की मांग करी। उसने कहा कि वो कत्ल तो करेगा, पर इसमें रिस्क बहुत है, पर 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए की ज़्यादा रकम थी। कई बार मीटिंग हुई इस किन्नर बिरादरी के बीच में, उसके बाद मोल तोल हुआ और आखिरकार 55 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। गगन पंडित को 55 लाख रुपए दिए गए और गगन पंडित ने अपने 2 शूटर भेजे और 5 सितंबर को, चूंकि उससे पहले इन्होंने सारी रेकी वगैरह कर ली थी कि कब कहाँ जाती हैं, रात में कब आती है, रात में कौन कौन होता है, सारी कुछ रेकी हो चुकी थी। उस रेकी के बाद उन्हें मालूम था कि रात जर्नली ये लोग इस वक्त घर पहुंचते हैं। फिर 5 सितंबर को स्कूटी पे सवार 2 कातिल पहुंचते हैं और वो गोली मारते हैं और गोली मार कर वहां से भाग जाते हैं। अब वो तो गिरफ्तार हो गया था मंजूर, पर गगन पंडित फरार था। इसके बाद पता चला कि गगन पंडित दिल्ली में पहुंचने वाला है और एक मेट्रो स्टेशन के नीचे किसी से मिलने वाला है। पुलिस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वहां पहुंचती है और गगन पंडित को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद वो अपने जुर्म को एक्सेप्ट करता है। अब उसके बाद पुलिस आखिरी सारी कड़ियों को जोड़ती है और आखिरी नतीजे पर पहुंचती है। वो यही है कि किस तरीके से एकता और अनीता, इन माँ बेटी के बीच में जो गद्दी को लेकर बातचीत हुई और एकता अगली गुरु होने वाली थी और जिस तरीके से इनकी कमाई थी उस पर बाकी गुटों की नज़र थी, बाकी किन्नर गुटों की नज़र थी और वो नहीं चाहते थे कि एकता अगली गुरु बने और इसीलिए उन्होंने आपस में पैसे जोड़कर उन्होंने एकता के नाम की सुपारी निकाली 55 लाख रुपए में और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को उसकी सुपारी दी थी। तो कातिल पकड़ा गया, सुपारी किलर भी पकड़ा गया और जिसने कत्ल किया वो भी पकड़ा गया और इस तरीके से पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया। तो मैंने इसीलिए आपसे शुरू में कहा था कि किन्नरों की ज़िंदगी के बारे में समझेंगे तो इस कहानी को समझना ज़्यादा बेहतर होगा और आसान होगा कि इस पूरे कत्ल के पीछे किन्नरों के गैंग की जो कमाई है, जिस तरीके से ये सब जाते हैं घर घर और मांगते हैं, तो इनका जो कलेक्शन है वो काफ़ी मोटी रकम है।
और सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, देश के जिस जिस शहर में किन्नरों की तादाद है और वहाँ रहते हैं, वहाँ पर इसी तरीके से और वहाँ पर हर जगह पर ये पीसफुल बन के तभी रहते हैं जब तक कि कोई किसी और के इलाके में ना जाए, और जिसने इस इलाके की हद पार करी तो इनके समाज में, इनके गुटों में भी क्राइम